नमस्कार दोस्तों। ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम में विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोगों का आज जो कि चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर में जयमंडल है। जयमंडल जयमंडल में है विश्व की मिट्टियाँ। वैसे तो कई टॉपिक हैं, लेकिन पहला टॉपिक जो है विश्व की मिट्टियाँ हैं, तो इसको हम लोग आज पढ़ते हैं आगे। इसमें दिया गया है कि मृदा भूपर्पटी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह धरातली चट्टानों के अपक्षय, जलवायु, पौधों और करोड़ों भूमिगत कीटाणु तथा कृमियों के बीच होने वाले आपसी क्रियाकलाप का परिणाम है। मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है। मृदा आगे दिया है, मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीबी डगा चो को। 1938 ईस्वी में मृदा वर्गीकरण की व्यापक योजना किसने प्रस्तुत की थी? सीएफ मारबुट ने। मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं? स्थलाकृतिक उच्चावच, जलवायु, जैविक प्रभाव, आधारभूत चट्टान। आगे की जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है उसे कहा जाता है अम्लीय मृदा। उस मृदा को क्या कहा जाता है जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है? क्षारीय मृदा। प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। किस प्रकार की मृदा में रेत, सिल्ट और चीका का अनुपात लगभग एक समान होता है? दोमट मृदा में। सीएफ मारबुट ने मृदा को कितने वर्गों में विवेचित किया है? 3 वर्गों में, जैसे क्षेत्रीय मिट्टियां, अंतः क्षेत्रीय मिट्टियां और अक्षेत्रीय मिट्टियां। क्षेत्रीय मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 भागों, जैसे पेडाल्फर और पेडाकल। पेडाल्फर मृदा में किन तत्वों की प्रधानता होती है? एल्यूमिनियम एवं लौह तत्व की। आगे की लाल पीली पॉट जाल मृदा में किस तत्व की कमी होती है? ह्यूमस की कमी होती है। उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश के टैगा या कोरधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो धूसर पॉट जाल पाई जाती है। मध्य अक्षांशी पतझड़ वनों की पेटी में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? धूसर भूरी पॉट जाल। धूसर भूरी पॉट जाल मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? ह्यूमस की। उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में निच्छालन क्रिया की अधिकता से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लैटराइट मिट्टी का। लैटराइट मृदा के ऊपरी भागों में किस लवण की अधिकता होती है? तो फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 तथा एल्यूमिनियम की। कौन सी मिट्टी में? लैटराइट में। निम्न अक्षांशों में उच्च तापमान एवं आर्द्र मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में किस रंग की पेडाल्फर मृदा पाई जाती है? तो लाल व पीले रंग की। पेटाकल मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है? कैल्शियम की। चेस्टनट मृदा, काली मृदा, चैनोजम मृदा, प्रेरी मृदा आदि को किस वर्ग में शामिल किया जाता है? पेटाकल वर्ग में। अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेशों में कैल्सीकरण के द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है? पेटाकल मृदा का। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? चेनोजम मृदा। चेनोजम मृदा में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। किस तत्व की अधिकता अधिकता कारण जो है चेनोजम मृदा को ब्लैक अर्थ सॉइल भी कहा जाता है? तो ह्यूमस की अधिकता कारण। चेनोजम मृदा को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर या काली कपासी मृदा के नाम से। चेनोजम मृदा किसकी खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है? गेहूं की खेती के लिए। आगे दिए गए हैं विश्व में चेनोजम मृदा का क्षेत्र है यूक्रेन में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य क्षेत्र, मध्य अफ्रीका, भारत का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। प्रेरी मृदा को किस मृदा के अंतर्गत रखा जाता है? पेटाकल मृदा के अंतर्गत। प्रेरी मृदा किस फसल के लिए अधिक उपजाऊ मानी जाती है? मक्के की खेती के लिए। प्रेरी मृदा का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व पूर्वी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में। चूने की मात्रा कम पाई जाती है प्रेरी मृदा में। अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम पाई जाती है उसको अम्लीय मृदा कहते हैं। तो जो जो मृदा होती है थोड़ी बहुत जो है अम्लीय होती है। चेनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में पाई जाने वाली गहरे भूरे रंग की मिट्टी को क्या कहा जाता है? चेस्टनट मृदा। सवाना प्रदेश की अर्ध शुष्क भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टनट और लाल भूरी मृदा। चेस्टनट मृदा का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो एशिया के अर्ध शुष्क क्षेत्र था उत्तरी अमेरिका में। आगे की टुंड्रा मृदा का विकास हुआ है टुंड्रा जलवायु प्रदेश में। टुंड्रा मृदा का विकास किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ग्लाइकरण के द्वारा। टुंड्रा मृदा की मुख्य वनस्पति कौन सी है? कायथा मास है।
लैटराइट मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है? एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की। लैटराइट मृदा का रंग होता है लाल। लैटराइट मृदा में किस तत्व का अभाव पाया जाता है? ह्यूमस का। किस मृदा में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मृदा में। उष्णकटिबंधीय वर्षा हुआ प्रदेशों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो मृदा विक्षालन है। आगे दिए गए हैं अविकसित संस्तरों वाली मिट्टियां। इसमें है हिस्टोसाल। यह अम्लीय व कुप्रवाहित मिट्टी होती है। जैविक परतों से संपन्न मिट्टी होती है तथा दलदली या बोग मिट्टी के समान होती है। हिस्टोसाल। इंसेप्टिसाल। यह जो है टुंड्रा अल्पाइन क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र की मिट्टी के समान होता है। एंटीसाल। यह मिट्टी जो अपार्श्विक या अजोनल मिट्टी के समान होती है। आगे दिए हैं पूर्ण विकसित संस्तरों वाली क्षेत्रीय मिट्टियां हैं। इसमें है वर्टिसाल। यह रेगुर या रंजीना मिट्टी के समान है। इस मिट्टी के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। मृत्तिका की अधिकता के कारण इस मिट्टी में आर्द्रता धारण सामर्थ्य अधिक होता है। किसमें? वर्टिसाल में। ऑक्सीसाल। इस मिट्टी में एल्युमिनियम व आयरन की अधिकता होती है। यह उष्णकटिबंधीय भागों की मिट्टी है जो निक्षालन प्रक्रिया से निर्मित होती है। आगे दिए गए हैं अल्टीसाल। यह मिट्टी उष्ण व उपोष्ण प्रदेश में पाई जाती है। अल्फीसाल। एल्युमिनियम व आयरन की अधिकता कारण यह मिट्टी जो है अधिक अम्लीय हो जाती है। ह्यूमस की कमी कारण इस मृदा की उर्वरता जो है कम होती है। किसकी? अल्फीसाल की। इरिडोसोल। यह रेगिस्तानी प्रदेश की लवणीय व क्षारीय मृदा है। इस मिट्टी में सतह के निकट कैल्शियम अथवा सोडियम की परत मिलती है। इसमें ह्यूमस व जल का अभाव रहता है। मोलिसाल। यह विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी? मोलिसाल। प्रेरी व चेस्टनट मिट्टियों को भी इसी समूह के अंतर्गत रखा जाता है। यह मिट्टी गहरे काले रंग की होती है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। आगे है कि उस मृदा को क्या कहा जाता है जो निर्मित स्थान पर ही पड़ी रहती है? अवशिष्ट मृदा। आगे दिए गए है मृदा अपर्दन के कारण। तो इसमें है हिमानी अपर्दन, समुद्री तरंगों का अपर्दन, वायु अपर्दन, जलीय अपर्दन। और मृदा अपर्दन के प्रत्यक्ष कारण दिए गए तो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग, वनों की कटाई तथा वन विनाश, अवैज्ञानिक कृषि, अति पशुचारण। इसके बाद है अप्रत्यक्ष कारक। इसमें है जल प्रवाह की समस्या, हरित क्रांति के विविध अवयव, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क निर्माण, खनन कार्य, सिंचाई बांधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्षारीय मृदा में किस तत्व की बहुलता होती है? सोडियम कार्बोनेट की। और इसी में जो है चूना पाया जाता है। मृदा की अम्लीयता में वृद्धि होती है। क्यों? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर या मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाने पर जो है मृदा की अम्लीयता में वृद्धि होती है। आगे देखिए कितने पीएच मान से कम होने पर मृदा अम्लीय होती है? 7 से कम। 7 से अधिक पीएच मान होने पर मृदा होती है क्षारीय। मिट्टियों के जल धारण करने की क्षमता का जो क्रम है, मृत्तिका है, उसके बाद गाद है, उसके बाद बालू है। बालू में जो है सबसे कम जल धारण क्षमता पाई जाती है। तो हैलोफाइट्स वनस्पतियां किस मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं? क्षारीय मृदा में। इसके बाद है मिट्टी दिया गया है और जलवायु प्रदेश। तो लैटराइट जो है उष्ण एवं आर्द्र में, चेरनोजम जो है समशीतोष्ण शीत स्टेपी में, स्पार्टजोल जो है आर्द्र शीत समशीतोष्ण में, और पौरजाल जो है शीत समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा की संरचना और उसके घटकों को क्या कहा जाता है? इडेफिक कहा जाता है। आगे है कि मृदा दिया गया है और विश्व का भू क्षेत्र दिया गया है, लगभग प्रतिशत में दिया गया है। इंसेप्टिसाल जो है 17%, एंटीसाल्स 16, एरिडीसाल्स 12%, अल्फीसाल्स 10%, मोलीसाल्स 7%, जेलीसाल्स 9%, एंडीसाल्स 1%, वर्टीसाल्स 2%, अल्टीसाल्स 8%, स्पोडोसाल्स 4%, ऑक्सीसाल्स 8%, हिस्टोसाल्स 1%। आगे दिए गए विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र हैं। इसमें दिए गए हैं बायोम किसे कहते हैं? तो जब पारिस्थितिक रूप से समस्त पादपों तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे बायोम या जियोम कहते हैं। जलवायु कटिबंध के आधार पर बायोम कितने प्रकार का है? तो टुड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, उष्ण कटिबंधीय बायोम। आगे के दो बायोमों के मिलन स्थल यानी संधि स्थल को क्या कहते हैं? प्रतितान यानी कि इकोटोन। टुंड्रा बायोम के कितने प्रकार के हैं? तो आर्कटिक टुंड्रा बायोम या और अल्पाइन टुंड्रा बायोम। शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम के कितने प्रकार हैं? उत्तरी वन बायोम यानी कि टैगा वन बायोम, पतझड़ वन बायोम, घास क्षेत्र बायोम, रूम सागरी बायोम, गर्म शीतोष्ण बायोम।
उष्णकटिबंधीय बायोम के कितने प्रकार के हैं? वन बायोम है, इसमें सवाना बायोम है और मरुस्थलीय बायोम। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंजर भूमि होता है। टुंड्रा बायोम की सतह हिमीकृत धरातल को क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। टुंड्रा बायोम का धरातल कितने समय तक पूर्णतः हिमाच्छादित रहता है? कम से कम 8 महीने तक। आर्कटिक टुंड्रा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के उत्तर में अस्थायी ध्रुवीय हिमावरण तथा दक्षिण में शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम की उत्तरी सीमा के मध्य तक पाया जाता है। आर्कटिक द्वीपों पर किस बायोम का विस्तार पाया जाता है? टुंड्रा बायोम का। आगे की आर्कटिक टुंड्रा को दक्षिण से उत्तर कितने मंडलों में विभक्त किया जाता है? तो निम्न आर्कटिक टुंड्रा, मध्य आर्कटिक टुंड्रा और उच्च आर्कटिक टुंड्रा। टुंड्रा बायोम में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? लाइकेन, एल्गी, मांस एवं कठोर शाकी झाड़ियां। आर्कटिक भूरी मिट्टियों पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? बौनी झाड़ी तथा बौने शाकी पौधे। लिथोसॉल का है तो टुंड्रा बायोम में पूर्ण प्रवाह युक्त मिट्टी जिसमें आधार सेल जो है पतली होती है, इसको लिथोसॉल कहते हैं। आगे की प्रमुख बायोम प्रकार इसमें दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी के बायोम यानी कि जलवायु कटिबंध के आधार पर, और द्वितीय श्रेणी के बायोम, तृतीय श्रेणी के बायोम। पहला इसमें टुंड्रा बायोम। द्वितीय श्रेणी में इसमें है आर्कटिक टुंड्रा बायोम, अल्पाइन टुंड्रा बायोम। जलवायु कटिबंध के आधार पर दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम। इसमें जो है मतलब इसका जो भाग किया गया है अगला, उत्तरी वन बायोम यानी कि टैगा वन बायोम, इसको और विभाजित किया गया है। इसमें है उत्तरी अमेरिकी बायोम, एशियाई बायोम, पर्वतीय वन बायोम। इसके बाद है पतझड़ वन बायोम। इसको बांटा गया है उत्तरी अमेरिकी बायोम और यूरोपीय बायोम में। घास क्षेत्र बायोम में सोवियत स्टेपी बायोम, उत्तरी अमेरिकी का प्रेरी बायोम, पंपा बायोम, ऑस्ट्रेलियाई घास क्षेत्र बायोम। आगे है रूम सागरी बायोम। इसको बांटा गया है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में। इसके बाद है गर्म शीतोष्ण बायोम। अगला जो है क्षेत्र के आधार पर बायोम में उष्णकटिबंधीय बायोम। इसका जो भाग किया गया है वन बायोम में बांटा गया है, और इसको जो बांटा गया है सदाबहार वन बायोम, अर्ध सदाबहार बायोम में, पतझड़ वन बायोम में, अर्ध पतझड़ वन बायोम, पर्वतीय वन बायोम, दलदल वन बायोम। इसके बाद है इसको बांटा गया है सवाना बायोम, मतलब जो दूसरा प्रकार है। और सवाना बायोम को जो बांटा गया है सवाना वन बायोम, सवाना वन घास बायोम, सवाना घास क्षेत्र बायोम। इसके बाद है तीसरा मरुस्थलीय बायोम। इसको बांटा गया है शुष्क मरुस्थलीय बायोम, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय बायोम। आगे विश्व की कुल पादप प्रजातियों की कितनी मात्रा जो है आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है? लगभग 3% तक। आर्कटिक टुंड्रा बायोम के पादप जमीन से चिपके क्यों रहते हैं? तो धरातल का तापमान ऊपर स्थित वायु के ताप से अपेक्षाकृत जो है अधिक होता है। आर्कटिक टुंड्रा बायोम में झाड़ियों का विकास किन भागों में होता है? ऐसी जगह जहां हिम का ढेर उन्हें तेज चलने वाली बर्फानी हवा से बचा सके। आर्कटिक टुंड्रा में पादपों का विकास काल कितना होता है? लगभग 50 दिन तक, लघु ग्रीष्म काल तक। आर्कटिक टुंड्रा बायोम में प्राणियों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? 2 वर्गों में, स्थायी निवासी जीव और प्रवासी जीव। आर्कटिक टुंड्रा बायोम के स्थायी निवासी जीव कौन कौन से हैं? कस्तूरी बैल है, आर्कटिक लोमड़ी है, लेमिंग है, खरगोश है, तीतर आदि है। और टुंड्रा बायोम के भ्रमणशील तथा प्रवासी बड़े जंतुओं में सर्वप्रथम कौन कौन से हैं? रेंडियर एवं कैरिबू। कैरिबू के सामूहिक भ्रमण या प्रवास के दौरान किस मांसाहारी जीव के आक्रमण का सामना करना पड़ता है? रीछ का। ग्रीष्म काल में टुंड्रा बायोम में कैरिबू जो है बार बार जल में क्यों प्रवेश कर जाते हैं? तो मच्छरों व खून चूसने वाले कीटों से बचने के लिए। टैगा वन बायोम यानी कि शीतोष्ण कोणधारी का विस्तार है उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीप अथवा उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में। आगे की टैगा वन बायोम में पाई जाने वाली सर्व प्रमुख वनस्पति कौन सी है? कोणधारी वृक्ष। टैगा वन बायोम में पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं? स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च। मानवीय क्रियाकलापों में सर्वाधिक प्रभावित हुआ जीवोम कौन सा है? बैरियल टैगा जीवोम। टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? पौर्जल है। सभी बायोम के वृक्षों में सर्वाधिक आर्थिक महत्व किस बायोम का होता है? टैगा बायोम का। टैगा बायोम के वृक्षों की पत्तियां सूर्य के समान नुकीली क्यों होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए। टैगा बायोम में वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? तो अधिकांश वृक्षों की ऊंचाई जो है 12 से 21 मीटर तथा पर्वतीय भागों में 100 मीटर तक ऊंचे। टैगा या शीतोष्ण कोणधारी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता प्राणियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो
दो भागों में। पहला कि वृक्षों का रस चूसने वाली प्रजाति और दूसरा जो है घास अन्यथा वृक्षों की कोपलों को खाने वाली प्रजाति है। पौधजाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के होता है? तो भूमि पर पत्तियों, वृक्षों के गिरे तने, फल, छाल, ह्यूमस, जल द्वारा अपक्षालन आदि से होता है। पौधजाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला या गहरा भूरा होता है। टैगा वायु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? आवृत बीजी कोरधारी वन। स्कैंडिनेविया के समस्त क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग शीतोष्णकटिबंधीय वनों से आच्छादित है? तो लगभग 50% भाग। शीतोष्ण घास प्रदेश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पाया जाता है? तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, जहाँ महाद्वीपीय जलवायु का विकास हुआ तथा शुष्कता का साम्राज्य रहता है। संपूर्ण विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का क्रोड स्थल किसे कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास प्रदेश एवं बायोम को। यूरोपीय भाग शीतोष्ण घास प्रदेश को क्या कहते हैं? स्टेपी बायोम। स्टेपी घास क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? चयनोजम मिट्टी। स्टेपी बायोम का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ है? रूस में हुआ है, पूर्वी यूरोप से पश्चिमी साइबेरिया तक। स्टेपीज वन तथा स्टेपीज घास रूस के समस्त क्षेत्रफल कितने हिस्से पर फैला है? लगभग 12% भाग पर। उत्तरी अमेरिका प्रेरी का विकास किन क्षेत्रों में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के पश्चिम में राकीज पर्वत तथा पूर्व में शीतोष्ण पर्णपाती वनों के मध्य। प्रेरी प्रदेश में घासों की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम किस श्रेणी में पाई जाती है? तो क्रमशः उच्च घास, मध्यम घास, छोटी घास। उच्च घास प्रेरी मेखला की प्रमुख घास कौन सी है? ब्लू स्टेम है। मिस प्रेरी यानी कि मध्यम घास का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में। पम्पाज का सर्वाधिक विस्तार किस देश में हुआ है? अर्जेंटीना में। पम्पाज को साफ कर किसकी खेती पर अधिक बल दिया गया है? गेहूं खेती पर। पंपा हिरन कहाँ पाए जाते हैं? पम्पाज घास के क्षेत्र में। हिया पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। बिना उड़ने वाले परंतु विशाल आकार के पक्षी जो होते हैं, जैसे हिया जो है पम्पाज क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में, एमू ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिच सवाना अफ्रीका में। इसके बाद है पम्पाज एवं स्टीपीज क्या है? तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जो क्रमशः अर्जेंटीना और यूरेशिया में पाए जाते हैं। इसके बाद है अफ्रीकी विल्ड का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है? तो दक्षिणी ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट तथा लिसोथो के कुछ भाग। आगे दिए गए हैं विल्ड घास बायोम को कितने उप विभाग में बांटा गया? तो थेमाडा विल्ड 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर विकसित, और अल्पाइन विल्ड जो है 2000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर विकसित। ड्रेकेंसवर्ग पर्वत पर किस प्रकार का घास बायोम है? अल्पाइन विल्ड का। ऑस्ट्रेलियाई शीतोष्ण घास प्रदेश का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में हुआ? तो दक्षिणी पूर्वी भाग एवं उत्तरी तस्मानिया में। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और यूरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पम्पाज के नाम से। प्रेरी मिट्टी पाई जाती है तो आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका में। रूम सागरी वायु का विस्तार है दोनों गोलार्धों में, महाद्वीप के पश्चिमी भागों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। दक्षिण अमेरिकी में या दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पम्पास नाम है। रूम सागरी वायु के क्षेत्र जो है इसमें है कि रूम सागर यानी कि भूमध्य सागर में किनारे फैले यूरोपीय भाग, और उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का रोम सागरी तटवर्ती भाग, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का सुदूर दक्षिण पश्चिम भाग तथा दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग। भूमध्य सागरीय प्रदेशों के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो अन्न एवं फलों को उगाना। रोम सागरी वायु में वर्षा कब होती है? शरद एवं बसंत काल में। सैन फ्रांसिस्को, सेंटियागो, केप टाउन तथा पर्थ में कौन सा समान सूत्र है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। रोम सागरी वायु में झाड़ियों का स्थायी नाम क्या है? तो मैकस मोचिया यूरोपीय भाग में, चैपरल जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में, फिम्बस जो है दक्षिण अफ्रीका में। यूरोपीय रोम सागरी वायु में वनस्पति समुदाय के कितने लंबवत असर पाए जाते हैं? ओक हैं, सदाबहार ओक में ही सदाबहार ओक, पर्णपाती ओक, और दूसरा जो है झाड़ियाँ हैं, तीसरा जो है शाकीय पौधे हैं। इसके बाद है उत्तरी अमेरिकी कैलिफोर्निया वायु में वनस्पति समुदाय के प्रमुख वृक्ष एवं झाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो ओक हैं। इसमें जो है ओक जो है विभिन्न प्रजाति के पाए जाते हैं। इसके बाद इसी में जो है चैपरल झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं इसी में, कैलिफोर्निया के वायु में। चैपरल का विकास किस प्रकार की मिट्टी में होता है? कम उर्वर तथा हल्की मिट्टी में।
चैपरल के समान दक्षिणी अफ्रीका में चिली में पाई जाने वाली झाड़ी को क्या कहते हैं? मैटोरल कहते हैं। ग्वांको क्या है? चिली के रोम सागरीय क्षेत्र में पाया जाने वाला स्तनधारी जीव है। ऑस्ट्रेलियाई रोम सागरीय वायु में किस प्रकार के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो यूकेलिप्टस वंश के। सवाना वायुम वायुम का विस्तार क्षेत्र है तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य। इसके बाद है सवाना वायुम के अंतर्गत क्षेत्र जो है कोलंबिया है, वेनेजुएला है, दक्षिण मध्य ब्राजील है, गुयाना है, पराग्वे है। अफ्रीका में जो है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण, मुख्य रूप से मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका यानी कि सूडान, मध्य अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं भारत में हुआ है। भारत में सवाना प्रदेश का विकास कैसे हुआ है? वनों के काटने से। सवाना वायु की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो स्पष्ट शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं हैं, वर्ष भर उच्च तापमान है, अधिक जो है सूर्यातप होता है। हाथी घास किस वायु में पाई जाती है? सवाना वायु में। हाथी घास मतलब है जो लंबी लंबी घासें होती हैं उसको हाथी घास कहते हैं। क्षेत्र विशेष में घासों तथा वृक्षों के अनुपात के आधार पर सवाना वायु को कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है? 4 भागों में। वन सवाना, वृक्ष सवाना, झाड़ी सवाना, घास सवाना। नोट दिए गए कि सभी सवाना वायु की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें समय समय पर जलाया जाता है, जिस कारण जैविक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तथा जंतुओं की जनसंख्या घटती जाती है। बार बार आग लगाए जाने के कारण यहाँ कुछ अग्नि प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास हो गया, जैसे इम्प्राटा स्पीफी, एक प्रकार की घास का। किसी भी प्रकार प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु है। किस वन क्षेत्र को भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? तो भूमध्य रेखीय वर्षा के वन। मानसूनी पर्णपाती वन वायु के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो नवायनवर्ती प्रदेश के पश्चिमी द्वीप समूह, इंडो मलेशिया क्षेत्र भारत में तथा विषुवत रेखीय भागों को छोड़कर दक्षिणी पूर्व एशिया, अफ्रीका एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। आगे दिए गए इसके अतिरिक्त इस वायु का छिटपुट भाग जो है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ब्राजील, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण चीन आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। मानसूनी पर्णपाती वन वायु के क्षेत्र में तेजी से ह्रास होने के क्या कारण हैं? तो अचानक या मानव द्वारा वनों में आग लगाने के कारण एवं तेजी से वनों को काटने के कारण। आगे की वह निश्चित दशा जिसमें संपूर्ण पादप एवं जंतु समुदाय अंतर संबंधित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवों कहते हैं। कनाडा के घास के मैदानों की क्या विशेषता है? तो जनसंख्या का अभाव। टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? स्लेज है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक के वनस्पति क्षेत्र का सही क्रम क्या है? सेल्वास है, सवाना है, टैगा है, टुंड्रा है। आगे दिए गए है सर्वाधिक वन क्षेत्र शीर्ष वाले देश, ये 2020 का आंकड़ा है। तो थोड़ा बहुत अंतर करके ये मतलब है 2024 तक ही मान लीजिए इसको आंकड़ा। इस आधार पर जो इनका मतलब जैसे क्रम दिया गया है तो वो तो वही है। इसमें देश दिया गया है, वन क्षेत्र दिया गया है, देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत दिया है, वैश्विक वन क्षेत्र दिए है। रूसी संघ जो है 8,15,312 वर्ग किलोमीटर पर है और देश के कुल क्षेत्र का 49.8% पर, वैश्विक वन क्षेत्र का 20% है। ब्राजील में 4,96,620 है और देश के कुल क्षेत्र का 59.4 है और वैश्विक का 12% है। कनाडा में 3,46,928 है, देश में जो है 38.7% है और विश्व का 9%। यूएसए में 3,09,795, देश का जो है 33.9% भाग पर है और विश्व का 8%। चीन में जो है 2,19,978 है, देश के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है और विश्व का 5%। ऑस्ट्रेलिया में 1,34,005 है वर्ग किलोमीटर और देश के कुल क्षेत्रफल का 17.4 है और विश्व का 3% है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 1,26,155 वर्ग किलोमीटर पे है, देश का जो है 55.6% भाग पर है और विश्व का 3%। इंडोनेशिया 92,133 वर्ग किलोमीटर और देश का 49.1% पर है और विश्व का 2%। पेरू जो है 72,330 है, देश के कुल क्षेत्र का 56.5% है और विश्व का 2% है। भारत में 72,160 है, देश का जो है कुल 24.3% है और विश्व का 2% है। आगे दिए गए विश्व का सबसे ठंडा स्थल वर्कोयास रूस किस वायु में पाया जाता है? टैगा वायु में। किस वायु में शीतानुकूलित प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? आर्कटिक टुंड्रा वायु में। किस जैव क्षेत्र वायु की उत्पादन ऋतु जो है सबसे छोटी है? टुंड्रा की। टुंड्रा वायु के निवासी क्या कहे जाते हैं? एस्किमो कहा जाता है। एस्किमो का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? सील मछली है। टैगा रूसी भाषा
शब्द का क्या अर्थ है? तो उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाने वाला कोरदारी सदाबहार वन। आगे दिए गए हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान दिए गए हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल दिए है और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो उष्णकटिबंधीय में लानोज वेनेजुएला में पाया जाता है, कंपोस ब्राजील में है, सवाना अफ्रीका में है, और शीतोष्ण में पंपास ऑस्ट्रेलिया में, उरुग्वे में, दक्षिण ब्राजील में। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपीज जो है पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में है। पुस्टा जो है हंगरी में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। आगे दिए गए हैं बायोम एक नज़र में। इसमें बायोम दिए गए हैं, उप प्रकार दिए गए हैं, प्रदेश दिए गए हैं, जलवायु संबंधी विशेषताएं दी गई, मृदा दी गई है, वनस्पति जात व प्रणाली जात दी गई है। बायोम जो पहला है वन है। उप प्रकार इसके उष्णकटिबंधीय है, भूमध्यरेखीय है, पर्णपाती है और शीतोष्णकटिबंधीय है, बोरियल है। इसके अंतर्गत जो प्रदेश हैं उस उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत जो है इसमें प्रदेश, तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, और भूमध्य रेखी में 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, और शीतोष्ण में पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एशिया, पश्चिमी व मध्य यूरोप। बोरियल में यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग और साइबेरिया का कुछ भाग। इसके बाद है जलवायु संबंधी विशेषताएं। उष्णकटिबंधीय की जो विशेषताएं हैं तो तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस लगभग एक समान वितरण है, और भूमध्य रेखी में पर्णपाती में जो है तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा का वार्षिक औसत जो है 1000 मिलीमीटर एक ऋतु में है। और शीतोष्णकटिबंधीय की जो विशेषताएं हैं, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा समान रूप से वितरित है 750 से 1500 मिलीमीटर तक, स्पष्ट ऋतुओं तथा असाधारण शीत। इसके बाद है मृदा। उष्णकटिबंधीय में जो मृदा पाई जाती है अम्लीय पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। और इसके बाद पर्णपाती में तो पोषक तत्वों में धनी होती हैं, शीतोष्णकटिबंधीय में उपजाऊ होती हैं, अवघटक जीवों व कूड़ा करकट से भरपूर होती हैं। बोरियल में अम्लीय व पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत पाई जाती है। इसके बाद है भूमध्यरेखी जो है जलवायु है, बायोम है, उसमें जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, असंख्य वृक्षों के झुंड, लंबे व घने क्षेत्र पाए जाते हैं। पर्णपाती में जो है कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष पाए जाते हैं, अधिक प्रजातियों का एक साथ पाए जाना होता है, और दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़, पक्षियों, स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना होता है। और शीतोष्णकटिबंधीय में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। पौधों की प्रजातियों में कम विविधता होती है, ओक पाए जाते हैं, बीच मेप्पल आदि समान प्रजातियां पाई जाती हैं। और प्राणी में इसमें जो है गिलहरी, खरगोश, पक्षी, काले भालू, पहाड़ी शेर व स्कंक आदि पाए जाते हैं। इसके बाद है मरुस्थलीय बायोम। इसमें है पहला जो है गर्म व उष्ण मरुस्थल है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है सहारा, कालाहारी मरुस्थल, रबल खाली का है। यहाँ की जो जलवायु है तो तापमान 20 से 45 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें तापमान यहाँ का जो है देखिए सही इसमें दिया नहीं गया है। तो दूसरा जो है अर्ध शुष्क मरुस्थल है। इसकी जो जलवायु है गर्म मरुस्थल के गौड़ क्षेत्र अटाकामा का है। तटीय मरुस्थल का टुंड्रा जलवायु प्रदेश है। इसके बाद जो है शीत मरुस्थल है। तो इसमें जो तापमान दिया गया है अर्ध शुष्क मरुस्थल में 21 से 38 डिग्री सेल्सियस, और तटीय मरुस्थल में 15 से 35 डिग्री सेल्सियस, और शीत मरुस्थल में है 2 से 25 डिग्री सेल्सियस दी गई। वर्षा जो है ए से डी जो है 50 मिलीमीटर। इसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है कि पोषक तत्वों से भरपूर जैव पदार्थों का बहुत कम या ना होना ही पाया जाता है। और यहाँ पर जो प्राणी या फिर जंतु पाए जाते हैं यानी कि जो वनस्पति है तो 1 से 3 न्यून वनस्पति जो है 1 से 3 में, यानी कि गर्म उष्ण मरुस्थल में, अर्ध शुष्क मरुस्थल में, तटीय मरुस्थल में 1 से 3 में जो है न्यून वनस्पति, कुछ बड़े स्तनधारी कीट पतंगे, रेंगने वाले जीवधारी पक्षी पाए जाते हैं। चौथे में शीत मरुस्थल में खरगोश, चूहे, हिरण व पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी पाई जाती है। इसके बाद है घास भूमि है। घास भूमि जो है 2 प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय होता है। पहले जो है अफ्रीका के विशाल क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका व भारत है, और दूसरे में जो है यूरेशिया के कुछ भाग
वह उत्तर अमेरिका है। और इसमें जो है जलवायु जो है गर्म उष्ण जलवायु वर्षा जो है 500 से 1250 मिलीमीटर, और दूसरे में जो है उष्ण ग्रीष्म व शीत ऋतु पाई जाती है। वर्षा जो है 500 से 900 मिलीमीटर पाई जाती है। मृदा वगैरह जो यहाँ पर पाई जाती हैं संवर्धित मृदा व साथ ही ह्यूमस की पतली परत पाई जाती है। और जीव जंतु या प्राणी जो यहाँ पर पाए जाते हैं वनस्पतियाँ, तो इसमें घास है, पेड़ व लंबी झाड़ियों की अनुपस्थिति है। जिराफ, जेब्रा, ये पहले वाले बता रहा हूँ, भैंस, चीता, लकड़बग्घा, हाथी, चूहे, सांप व अन्य कीड़े आदि पाए जाते हैं। दूसरे में शीतोष्ण कटिबंधीय में तो घास, कहीं के वृक्ष पाए जाते हैं जैसे ओक का मुलायम लकड़ी के वृक्ष, बिलो आदि। और इसमें जो जंतु पाए जाते हैं गजेल, जेब्रा, गैंडे, जंगली घोड़े, शेर, तरह तरह के पक्षी, कीड़े, सांप आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। आगे है जलीय वायु। इसमें जो है ताज़ा जल और समुद्री जल। तो ताज़े जल में झील, नदियाँ, सरिताएं व अन्य आर्द्रभूमि हैं, और दूसरे समुद्री जल में महासागर, प्रवाल भित्ति, लैगून व ज्वार नदमुख पाए जाते हैं। इसमें जो है तापमान जो पाया जाता है एक से तापमान जलवायु 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और तापमान जो है विविधता, वायु दाब और आर्द्रता जो है अधिक पाई जाती है। और इसमें जो है वनस्पतियाँ जो हैं जल दलदल होता है यहाँ पर। और समुद्री जल में जो है जल जो होता है वो समुद्री दलदल होता है। प्राणी और वनस्पति में है शैवाल व अन्य जलीय व समुद्री पादप समुदाय व साथ ही पानी में रहने वाले जंतु प्राणी। इसके बाद है पर्वतीय वायु। इसमें जो है इसका कोई प्रकार नहीं दिया गया है, तो इसमें इसकी जो विशेषता दी गई है कि ऊंची पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज व राखी पर्वत क्षेत्र दिए गए हैं। तापमान वगैरह जो है तापमान व वर्षा में भिन्नता होती है, अक्षांशों पर आधारित होती है यहाँ की ओर से, यानी कि नीचे दूसरी वर्षा होगी मतलब उसकी मात्रा, और ऊपर जाने पर मात्रा घटती बढ़ती रहती है। और उसकी विशेषता है कि ढाल रेगुल इससे ढके हुए। वनस्पति जीव में पर्णपाती से टुड्डा प्रकार की वनस्पति ऊंचाई के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। आगे दिए गए हैं जलवायु प्रदेश। इसमें है कि विश्व जलवायु के वर्गीकरण के कितने उपागम हैं, तो आनुभविक उपागम, जन्य उपागम, संख्यात्मक या परिमाणात्मक उपागम पाए जाते हैं। जर्मन जलवायु विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन ने किस वर्ष विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? वर्ष 1900 में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो फ्रांसीसी विद्वान कैंडोल द्वारा वर्ष 1874 में दिया गया विश्व का वनस्पति कटिबंध। कोपेन ने अपने वर्गीकरण को कितनी बार संशोधित किया है? 3 बार, सन 1918 में, 1931 एवं 1936 में। वर्ष 1953 में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को किसने संशोधित किया है? गीगर पोही ने। कोपेन का वर्गीकरण अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि क्या है ना कि परिमाणात्मक होने के कारण अधिक जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तापमान तथा वर्षा संबंधी संख्यात्मक मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। आगे दिए गए हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्यों ध्रुव माना जाता है? तो जलवायु का नामकरण अंग्रेजी भाषा के अक्षरों एवं जलवायु के निर्धारण फार्मूला के आधार पर किया है, जिसमें प्रत्येक अक्षर का विशद अर्थ होता है, जिससे हमेशा याद रखना होता है। कैंडोल ने विश्व को कितने वनस्पति मंडलों में विभक्त किया है? 5 में। मेगा थर्मल मंडल, जेरोफाइटिक मंडल, मेसोथर्मल मंडल, माइक्रोथर्मल मंडल और हेक्सोथर्मल मंडल। नोट दिए गए कोपेन के इस तथ्य से पूर्णतया सहमत है कि पादप समूह एवं जलवायु में पूर्ण सामंजस्य एवं संबंध होता है। इसी आधार पर कोपेन ने कैंडोल के 5 वनस्पति मंडलों को जलवायु को वर्गीकरण मुख्य आधार बनाया है। उन्हें यह भी विश्वास था कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण किसी प्रदेश की जलवायु के स्वरूप का सबसे अच्छा संकेतक होता है। आगे कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है? 5 में। जैसे ये दिया गया है जलवायु: उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु, बी जलवायु में जो है शुष्क जलवायु, सी जलवायु में समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, डी में जो है शीतोष्ण जलवायु, ई में जो है ध्रुवीय जलवायु। थार्नथ्वेट ने सर्वप्रथम अपना जलवायु वर्गीकरण मॉडल कर प्रस्तुत किया 1931 में। थार्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण किस उपागम पर आधारित है? तो आनुभविक उपागम पर। थार्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। थार्नथ्वेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? तो संभावी वाष्पो
सर्जन पर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी वर्ग की जलवायु क्या दर्शाती है? शुष्क जलवायु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर थार रेगिस्तान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BHWH प्रकार की। कोपेन के जलवायु प्रदेशों की योजना में एएम निर्दिष्ट क्या करता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नील नदी के डेल्टा से लेकर कांगो बेसिन तक कोपेन के जलवायु प्रकार का सही अनुक्रम क्या है? BWH है, BESH है, AWAF है। कोपेन के अनुसार वह जलवायु जिसमें वर्षण की मात्रा समस्त वर्ष लगभग एक समान रहती है, परंतु सबसे शुष्क मास में वर्षण की मात्रा 6 सेंटीमीटर से अधिक हो तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम हो, किसके द्वारा अंकित की जाती है? AF द्वारा। वर्षा का मौसमी वितरण जो समान होता है, शुष्कता महीने में 6 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम तो होता है, और ये कहाँ होता है? विषुवत रेखीय जलवायु पर, यानी कि विषुवत रेखा पर। आगे की कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW चिन्ह किसका संकेत करता है? तो उष्णकटिबंधीय सामान्य जलवायु का। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है? गंगा के मैदान में। कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु का प्रकार है CWG। थानथ्वेट द्वारा विश्व जलवायु को कितने वर्गों में व्यक्त किया गया है? तो 32 वर्गों में। लेकिन यदि वर्षण प्रभाविता, वर्षा के मौसमी वितरण तथा तापीय दक्षता को देखा जाए तो कुल 120 उप प्रकार या वर्ग बन सकते हैं। थानथ्वेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु है? CAW की। थानथ्वेट ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उप आर्द्र क्षेत्रों में विभाजित किया है। इसमें जो है BD का क्या अर्थ है? तो सभी मौसमों में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र। थानथ्वेट के अनुसार EAR उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी तटीय मैदान एवं त्रिपुरा व मिजोरम में। थानथ्वेट के जलवायु प्रकारों में किसका फैलाव जो है गंगा के मैदानों पर पाया जाता है? CBW का। आगे की किस जलवायु विज्ञानी ने जलवायुविक वर्गीकरण में वर्षा वाष्पीभवन अनुपात के विचार को रखा? थानथ्वेट ने। थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण में वर्षण प्रभावित अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो P/E अनुपात होता है, यानी कि 11.5 जो है, उसके बाद ब्रैकेट में R/T-10 घाते जो है 10.9। थानथ्वेट ने तापीय दक्षता के आधार पर भूपटल को कितने तापमान प्रदेशों में व्यक्त किया है? 6 भागों में। इसमें दिए गए हैं तापमान प्रदेश दिए गए और T/E यानी कि तापीय दक्षता की सूची दी गई है। A उष्णकटिबंधीय 127 के ऊपर, B मध्यतापीय जो है 64 से 127, C शुष्क तापीय 32 से 63, D जो है टैगा 16 से 31, E टुंड्रा 1 से 15 और F हिमाच्छादित 0। आगे की कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसमें दिए गए समूह दिए गए और लक्षण दिए गए। तो समूह में A है उष्णकटिबंधीय जलवायु। लक्षण में है कि सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वर्षा की अवधि के आधार पर इसे 4 प्रमुख जलवायु प्रकार निश्चित किए जाते हैं: AF जलवायु, AW जलवायु, AM जलवायु, AS जलवायु। इसके बाद B है शुष्क जलवायु। तो वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा की मात्रा इतनी नहीं हो पाती कि स्थायी भौम जल स्तर बना रहे। वार्षिक तापमान तथा वर्षा एवं अधिकतम वर्षा वाले महीनों के आधार पर इस जलवायु को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है, जैसे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसके बाद है C समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। इसमें है कि इसे गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु कहते हैं। सबसे ठंडे महीने का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु -3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। इसे 3 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया जाता है। वर्षा के आधार पर इसमें जो पहला है CF जलवायु है, CW जलवायु है, CS जलवायु है। आगे दिए गए हैं D शीतोष्ण जलवायु। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जो है -3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और उष्णतम महीने का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। इस जलवायु में धरातल कई महीने तक हिमाच्छादित रहता है। इसके 2 उपभाग किए जा सकते हैं: DF जलवायु, DW जलवायु। इसके बाद है ध्रुवीय जलवायु। इसमें उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसके 2 उप विभाग किए गए हैं: ET जलवायु में टुंड्रा जलवायु और EF जलवायु में सतत हिमाच्छादित जलवायु। इसके बाद है किसने विश्व जलवायु का वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है? तो J हीरोड तथा JE ओलिवर। टी वार्थन ने कोपेन के वर्गीकरण को किस आधार पर संशोधित एवं परिमार्जित कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो आनुभविक तथा जनिक। टी वार्था के कंपोजिट वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
कोपेन के ध्रुव वर्गीकरण के बजाय सरल वर्गीकरण करना। किन कारणों से त्रिवार्ता की विश्व जलवायु के वर्गीकरण की योजना भूगोलविदों में ज्यादा प्रसिद्ध हुई? अपनी सरलता के कारण। भूगोलवेत्ता का वर्गीकरण किसके वर्गीकरण को कहते हैं? त्रिवार्ता के वर्गीकरण को। आगे की कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश। इसमें है कि विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश। तो विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? तो विषुवत रेखी जलवायु यानी कि उष्णकटिबंधीय तर जलवायु प्रदेश। आगे की विषुवत रेखी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो वर्ष भर समान उच्च तापमान, वर्ष भर समान उच्च वर्षा। आगे दिए गए विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत विश्व के प्रमुख क्षेत्र दिए गए, जैसे दक्षिण अमेरिका की अमेजिंग बेसिन, अफ्रीका की कांगो बेसिन, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह तथा पूर्वी मध्य अमेरिका को सम्मिलित किया जाता है। आगे दिए गए कि इस जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनी वर्षा होती है, जो तड़ित झंझा के साथ औसतन 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। सर्वाधिक जैव विविधता एवं जैव भार किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की रात्रियों को उष्णकटिबंधीय शीत ऋतु कहते हैं? तो जब तापमान में गिरावट 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर वहां के निवासियों को आग जलानी पड़ती है। आगे की विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो वर्ष भर उच्च तापमान और वर्षा के कारण जो है चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गठापार्चा, रबड़, एबोनी, ताड़, बांस, बेत, महोगनी, चंदन, सिनकोना आदि। आर्थिक दृष्टिकोण से विषुवत रेखीय वन कम महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? तो सघनता के कारण जो है वांछित लकड़ी को प्राप्त करना कठिन होता है, एक ही प्रकार के वृक्ष समूह में नहीं मिलते हैं। वर्ष भर समान उच्च तापक्रम तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश का। विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में पौधों के लगातार वृद्धि का क्या कारण है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश की प्राप्ति हेतु पौधों में आपस में होड़ लगी रहती है, जिस कारण वे ऊंचाई में बढ़ते रहते हैं। किस जलवायु प्रदेश में वनस्पति समुदाय के 5 लंबवत स्तरों का भलीभांति विकास हुआ है? भूमध्य रेखीय जलवायु में, विकसित उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। कांगो और अमेजन बेसिन में किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में। आगे दिए गए है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी कि एम जलवायु। इसमें है कि मानसूनी जलवायु का प्रसार किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत विश्व के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, पूर्वी द्वीप समूह, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग। आगे की प्रादेशिक स्तर पर मानसून को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो एशियाई मानसून, अफ्रीकी मानसून, अमेरिकी मानसून। आगे की एशियाई मानसून को कितने उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई मानसून और दक्षिण एशियाई मानसून। व्यापारिक हवाओं की पेटी में कौन सा जलवायु प्रदेश आता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। आगे की मानसूनी जलवायु प्रदेश में वर्षा कितने प्रकार की होती है? चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, 3 प्रकार की वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष क्यों बदलता रहता है? सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा शरतकाल में किस प्रभाव के कारण होती है? चक्रवातों के कारण होती है। मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा किन बातों पर निर्भर करती है? वर्षा जो है स्थानीय उच्चांश पर निर्भर करती है, जो सामान्यतः पवनाभिमुख ढालों पर तथा तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है। मानसूनी वनों का दोहन अधिक क्यों हो रहा है? तो आर्थिक दृष्टि, उपयोगी लकड़ियां और मानव की सुगमता से पहुंच। आगे की मानसूनी जलवायु प्रदेश में वर्षा की मौसमी प्रवृत्ति के कारण किस प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है? पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है। आगे की शीत ऋतु के अंत तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ के बीच संक्रमण काल पतझड़ में पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? नमी के संरक्षण के लिए। मानसूनी जलवायु में वनस्पतियों के विकास में कौन से कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं? उच्च तापमान एवं समुचित वर्षा। इसके बाद है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश यानी कि एडब्ल्यू जलवायु। इसमें कि सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ पाया जाता है? दोनों गोलार्धों में लगभग 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्य भाग में
मरुस्थल एवं मानसूनी जलवायु प्रदेशों के बीच। सवाना तुल्य जलवायु को किस उपनाम से जाना जाता है? सूडान तुल्य जलवायु, यानी कि ये इसको जो है इसका विस्तार सूडान में सर्वाधिक इसका विस्तार होता है। ये जो पाई जाती है सवाना तुल्य जो है, ये मतलब मरुस्थल और उसके मध्य में जो मानसूनी जलवायु होती है उसके बीच में पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हो नहीं पाते, बहुत ही कम होते हैं और घास ही पाई जाती है बड़ी बड़ी। सवाना तुल्य जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका, जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिण मध्य ब्राजील, पराग्वे में। उसके बाद अफ्रीका में विषुवत रेखीय जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण, जैसे सूडान में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। उसके बाद उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। सवाना तुल्य जलवायु में तापमान में भिन्नता की दृष्टि से यहाँ पर कितने मौसम अनुभव किए जाते हैं? 3 मौसम, शुष्क शीत मौसम, उष्ण शुष्क मौसम और उष्ण तर मौसम। सवाना प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर। सवाना तुल्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनी वर्षा। अधिकांश वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है। वर्षा के आधार पर सवाना प्रदेश में वनस्पतियों को कितने वर्ग देखने को मिलते हैं? 3 वर्ग। जैसे लंबी लंबी घासें व वृक्ष संख्या में अधिक होते हैं। आर्द्र मौसम की अवधि कम होने के कारण घास एवं वृक्ष की ऊंचाई एवं संख्या में कमी। आर्द्र मौसम छोटा होने के कारण कटीली वनस्पतियां देखने को मिलती हैं एवं घासें तथा वृक्ष साथ साथ मिलते हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु की BWH। इसमें है सहारा तुल्य जलवायु इसको कहते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु प्रदेश का विस्तार किन भागों में? तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 15 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु के अंतर्गत विश्व के प्रमुख क्षेत्र एशिया में जैसे थार है, सिंध है, दक्षिणी बलूचिस्तान है, अरब प्रायद्वीप है। अफ्रीका में जो है सहारा है, कालाहारी मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में मोजावे तथा एरिजोना के रेगिस्तान। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में जो है पश्चिमी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और तमानी डेजर्ट। आगे की उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिम एशिया में। उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में वर्ष भर शुष्कता के क्या कारण हैं? तो इसमें जो है कि मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और विषुवत रेखा से दूरी कारण इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है का प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। पूर्वी तटों से दूरी के कारण आज सागरीय हवाएं यहाँ तक नमी नहीं पहुँचा पाती हैं। प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण वायु नीचे बैठती है, उनमें स्थिरता के कारण वर्षा की सामर्थ्य समाप्त प्राय हो जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? तो खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, छोटी छोटी घासें एवं तने पर मोटी छाल वाली झाड़ियां पाई जाती हैं। आगे की उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म वाली जलवायु यानी कि रोम सागरीय जलवायु, इसको CS कहते हैं। तो उपोष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म वाली जलवायु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रोम सागरीय, भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कि भूमध्य सागर, रोम सागर के आसपास के विस्तृत होने का है। रोम सागरीय जलवायु प्रदेश भूपटल के कितने भाग पर फैला है? तो 1.7% भाग पर। सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु किस प्रदेश की मानी जाती है? रोम सागरीय जलवायु प्रदेश की। रोम सागरीय जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं दिए गया है। तो शीतकाल में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग जो है प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क व्यतीत होता है। ग्रीष्मकाल गर्म और उष्ण होता है, जबकि शीतकाल साधारण होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में खासकर ग्रीष्मकाल में धूप की प्राप्ति होती है। रोम सागरीय जलवायु का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। तो रोम सागरीय जलवायु क्षेत्र रोम सागर के चतुर्दिक फैले फ्रांस की रोन तथा सियोन नदियों की घाटियाँ, दक्षिण इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का अल्जीरिया प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भाग सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो है चीन में भी पाया जाता है। थोड़ा चीन का जो भाग है वहाँ भी जो है भूमध्य सागरीय जो है जलवायु पाई जाती है। रोम सागरीय जलवायु की विशिष्टता का प्रमुख कारण क्या है? तो सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थिति के कारण वायु दाब की पेटियों में खिसकाव, जिस कारण जाड़े में ये प्रदेश जो है पछुआ हवा की पेटी में आ जाते हैं, परिणाम स्वरूप चक्रवाती वर्षा होती है। कौन सा जलवायु प्रदेश अपने स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो रोम सागरीय जलवायु प्रदेश।
आगे दिए गए कि तापमान की भिन्नता के आधार पर रोम सागरीय जलवायु सीएस को कितने उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो सीएसए जलवायु तट से दूर आंतरिक भाग में, और सीएसबी जलवायु जो है सागर के तटीय भाग में। रोम सागरीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो 37 से 75 सेंटीमीटर। किस जलवायु प्रदेश को विश्व के फलों के बगीचे के रूप में जाना जाता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। रोम सागरीय जलवायु प्रदेश किस प्रकार के फलों के लिए विख्यात है। तो नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुबानी, अंगूर जैसे रसीले फलों के लिए। कैलिफोर्निया में चैपरल तथा भूमध्य सागर के तटीय भागों में माकी क्या होते हैं। ये छोटे छोटे वृक्षों से युक्त झाड़ियों के झुंड होते हैं। आगे की चीन तुल्य जलवायु, इसको कहते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि सीए जलवायु। तो चीन तुल्य जलवायु का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। चीन तुल्य जलवायु के क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो दक्षिण पूर्व दक्षिण चीन और पो बेसिन, डेन्यूब बेसिन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राजील, उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। चीन तुल्य जलवायु के प्रमुख चक्रवात कौन कौन से हैं। तो चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन एवं ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी बस्टर्स। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इस जलवायु को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जाता है। तो वे क्षेत्र जहां पर वर्षा वर्ष भर होती है सीएफ, वे क्षेत्र जहां शीतकाल शुष्क होता है। चीन तुल्य जलवायु में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो संवहनी प्रकार की, जिसमें तड़ित झंझा के साथ बादलों की गरज तथा बिजली की चमक होती है। आगे दिए चीन चीन तुल्य जलवायु तथा रोम सागरीय जलवायु के समान अक्षांशीय विस्तार के बावजूद निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। जैसे चीन तुल्य जलवायु और रोम सागरीय जलवायु, ये जो है समान अक्ष पर ही पाए जाते हैं। एक जो है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, एक जो है महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है। उसका अंतर दिया गया है। चीन तुल्य जलवायु दिए गए हैं कि चीन तुल्य जलवायु महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। देखिए यहाँ दिए गए हैं, ये जो है पश्चिम भाग में पाया जाता है, और इसमें जो है गर्मी में सर्वाधिक वर्षा तो होती है, परंतु वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जब इसमें जो है शीतकाल में वर्षा होती है तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। चीन तुल्य जलवायु में औसत वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर होती है, और रोम सागरीय में 37 से 75 डिग्री या सेंटीमीटर। चीन तुल्य जलवायु तथा मानसूनी जलवायु में पर्याप्त समानता होती है, इसी कारण से मानसून से मिलती जुलती या उप मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। आगे की टार्नेडो विप्लव किसे कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जब किसी खास दिन कई टार्नेडो समूह में आते हैं तो उसे टार्नेडो विप्लव कहते हैं। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो चौड़ी पत्ती वाले तथा नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन, जो सदाबहार एवं पर्णपाती दोनों रूपों में मिलते हैं, जैसे साइप्रस, एस, ओक, चेस्टनट एवं पाइन प्रमुख वृक्ष। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु यानी कि BSK, इसमें दिया गया है कि स्टेपी जलवायु क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो मध्य अक्षांशों में, महाद्वीप के आंतरिक भागों में। कौन सी पेटी, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। यूरेशिया में शीतोष्ण घास प्रदेश को क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। यूरेशिया क्षेत्र में स्टेपी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो काला सागर के तट से लेकर रूसी मैदान क्षेत्र से होते हुए अल्टाई पर्वतों की पदस्थली तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो रॉकीज पर्वत से ग्रेट लेक्स के मध्य तक है। मिश्रित प्रेरी का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में। स्टेपी घास के प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। 250 से 750 मिलीमीटर। दक्षिणी गोलार्ध के स्टेपी प्रदेश में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक वर्षा किस कारण से होती है। तो सागरीय प्रभाव के कारण। उत्तरी गोलार्ध के स्टेपी प्रदेश में शीतकाल में वर्षा किस रूप में होती है। अधिकांश वर्षा जो है हिमपात के रूप में होती है। स्टेपी प्रदेश में वृक्षों की संख्या कम क्यों होती है। कम वर्षा, दीर्घकालीन सूखे, चरम शीत ऋतु के कारण। आगे की स्टेपी प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां अधिक उष्ण एवं आर्द्र अधिक होता है, वहां गेहूं के अतिरिक्त किसकी खेती अधिक की जाती है, मक्का की। आगे की अल्फा अल्फा पोषक युक्त घास कहाँ पाई जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका के पंपाज के मैदानों में। ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स घास प्रदेश का विकास ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग एवं उत्तरी तस्मानिया में। ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स प्रदेश की विशेषताएं, इसमें दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण घास प्रदेश की अपेक्षा शीत ऋतु गर्म होती है। घास एवं पेड़ जो है मिश्रित रूप से मिलते हैं, जिसमें यूकेलिप्टस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलियाई घास प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में, जैसे शीतोष्ण ऊंची घास वाला प्रदेश, शीतोष्ण छोटी घास वाला प्रदेश और जेरोफाइटिक घास प्रदेश। अब आगे है
पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, ये है सीबी जलवायु। तो इसमें आगे दिए गए हैं पश्चिमी यूरोपीय जलवायु की अवस्थिति क्या है। तो दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में वर्षा किन पवनों के प्रभाव से होती है। तो पछुआ पवनों के प्रभाव से। ये पवनें जो हैं सागर की ओर से आने के कारण वर्षा करती हैं। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु को अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप के ब्रिटिश द्वीप समूह, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन तथा ओरेगन, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, चिली तथा न्यूजीलैंड एवं तस्मानिया के क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में सर्दियां सामान्य क्यों होती हैं। तो गर्म जलधाराओं के कारण तापमान की धनात्मक विसंगति पाई जाती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश में किन कारणों से ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल के तापमान में अंतर कम होता है। तो सागरीय जलधारा एवं प्रचलित वायु का प्रभाव होने के कारण जलवायु जो है समकारी प्रभाव की होती है। आगे की पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्षा जो है तटीय भागों में किस मौसम में अधिक होती है। तो शीतकाल में। हालांकि वर्ष का कोई माह जो है शुष्क नहीं आता है। में कहा क्षमता किस जलवायु प्रदेश में अधिक पाया जाता है। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश में। इसमें दिया गया है कि पश्चिमी यूरोप में लगभग 70% से अधिक, जबकि अमेरिका क्षेत्र में लगभग 60 से 70%। आगे नोट दिए गए कि इस जलवायु प्रदेश की जलवायु को विश्व की सबसे स्वास्थ्यवर्धक एवं आनंददायी जलवायु में से एक माना जाता है। इस जलवायु प्रदेश के जो है ब्रिटेन में अधिक विस्तृत होने के कारण ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। आगे दिए गए सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु यानी कि डीडी जलवायु। तो सेंट लॉरेंस जलवायु नामकरण क्यों किया गया है। क्योंकि उत्तरी अमेरिका में स्थित सेंट लॉरेंस नदी के बेसिन में स्थित होने के कारण। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश की अवस्थिति क्या है। तो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर। आगे दिए गए सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश के सागरी किनारे पर स्थित होने के बावजूद यहाँ के जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की क्यों होती है। तो पवन विमुख भागों में स्थित होने के कारण जो है सागरी प्रभाव जो है सक्रिय नहीं हो पाता है। आगे दिया गया है कि सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका में कनाडा के सागरी प्रांत यानी जैसे क्यूबेक, ओंटारियो आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश, इसमें जो है मेन, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, वर्मांट, न्यू हैम्पशायर तथा रोड द्वीप आते हैं। एशिया जो है मंचूरिया, चीन, कोरिया तथा उत्तरी जापान, होकाइडो एवं दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश के कनाडा के सागरी प्रांतों का तापमान जो है काफी कम किस कारण से होता है। तो लेब्राडोर ठंडी धारा कारण। आगे की इस जलवायु प्रदेश की एनापोलिस घाटी नोवास्कोटिया किस उत्पाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सेब के। आगे दिए गया है कि सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि क्या मानी जाती है। मत्स्यायन होती है, जो कि न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक जो है प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। ये जो है पूर्वी अमेरिका के पास पाया जाता है, यानी कि उसका जो शहर है शिकागो, उसके आसपास। सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो कोरधारी वन एवं आंतरिक भाग में प्रेरी घास के मैदान। आगे कनाडा और उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में वन आधारित किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। तो इमारती लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग। अगली जलवायु है कि उप आर्कटिक या टैगा तुल्य जलवायु यानी कि ई जलवायु। इसमें है कि टैगा तुल्य जलवायु का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 50 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। टैगा जो है किस भाषा का शब्द है एवं इसका अर्थ क्या होता है। तो रूसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला कोरधारी सदाबहार वन। टैगा तुल्य जलवायु किस प्रकार की जलवायु के परिचायक है। तो चरम महाद्वीपीय जलवायु को। आगे की टैगा तुल्य जलवायु में सबसे अधिक गर्म महीने कौन होता है। तो जुलाई होता है। औसत तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे की टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, इसमें है पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का से लेकर कनाडा होते हुए पूर्व में हडसन की खाड़ी तक वाले भाग तथा यूरेशिया में पश्चिम में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से रूसी साइबेरिया होते हुए पूर्व में बेरिंग सागर तक का क्षेत्र। इसके अतिरिक्त यूरोप में जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा यूरोप के अन्य क्षेत्रों में ऊंचाई वाले भागों में छिटपुट रूप से और उत्तरी अमेरिका में राकी पर्वतमाला पर भी टैगा जलवायु का विकास हुआ है। आगे देखिए कि टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है। तो 370 से 600 मिलीमीटर। अधिकांश वर्षा बारीक और शुष्क हिमकणों के रूप में होती है।
आगे दिए गए टाइगा तुल्य जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा बहुत कम होने के क्या कारण है? तो इसमें जो कारण है कि वर्ष के अधिकांश समय तापमान का अत्यधिक कम रहना, जिस कारण वाष्पीकरण कम होने से वायु की निरपेक्ष आर्द्रता जो है बहुत कम होती है। इस जलवायु प्रदेश के क्षेत्रों की महाद्वीपों के पवना विमुखी एवं आंतरिक भागों में अवस्थिति कारण सागरीय प्रवाह जो है नगण्य हो जाता है। टैगा जलवायु प्रदेश ध्रुवीय उच्च वायुदाब मेखला में आते हैं, जहां पर वायु का ऊपर से अवतलन होता है तथा धरातली सतह पर अपसरण के कारण प्रति चक्रवाती दशाएं रहती हैं और जो है चक्रवाती दशाएं नहीं बन पाती हैं। आगे की टैगा जलवायु की प्रमुख विशेषताएं इसमें है कि दीर्घ अवधि वाली अति प्रचंड शीत ऋतु, कम से कम 180 दिनों तक तापमान हिमांक से नीचे है। दूसरा जो है शीत ऋतु में भारी हिमपात होता है। तीसरा है कि जमाव बिंदु से नीचे तापमान होने के कारण सतही नमी जम जाती है, परिणाम स्वरूप जो है परमाफ्रॉस्ट सतह का निर्माण होता है। चौथा एक छोटी अवधि वाली सर्द ग्रीष्म ऋतु, जब वर्षा तरल रूप में होती है। पांचवा है कि वनस्पतियों के विकास हेतु समय 50 से 100 दिन को होता है। छठा जो है वार्षिक वर्षा के स्थानीय वितरण में भारी विषमता एवं परिवर्तनशीलता, परंतु कालिक वितरण में लगभग समरूपता पाई जाती है। वार्षिक तापांतर जो है बहुत अधिक होता है। ग्रीष्म काल में मौसमी तापांतर जो है 25 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में मौसमी तापांतर जो है बढ़कर 40 डिग्री हो जाता है। टैगा जलवायु प्रदेश में किस प्रकार के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो कोरधारी यानी कि शंकुधारी वृक्ष। विश्व की मुलायम लकड़ियों का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत कौन सा जलवायु प्रदेश है? तो टैगा जलवायु प्रदेश। टैगा जलवायु प्रदेश में सदाबहार कोरधारी वनों के कितने वंश पाए जाते हैं? तो पाइन, इसमें जो है श्वेत पाइन, लाल पाइन, स्कॉट पाइन, जैक पाइन, लाजपोल पाइन आदि हैं। दूसरा जो है फर, डगलस फर, बाल्सम फर आदि हैं। तीसरा है स्प्रूस है, उसके बाद लार्च है। आगे टैगा जलवायु में वृक्षों की संकोकार आकृति के क्या कारण है? तो इस जलवायु में वर्ष के अधिकांश समय में होने वाले हिमपात के अनुरूप विकसित ताकि बर्फ आसानी से फिसल जाए तथा शीतकाल में वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। अब आगे है जो छठी जलवायु है, टुंड्रा जलवायु प्रदेश यानी कि एफटी। टुंड्रा किस भाषा का शब्द है एवं इसका अर्थ क्या होता है? तो टुंड्रा जो है फिनिश भाषा का शब्द है, इसका अर्थ जो है बंजर भूमि होता है। टुंड्रा प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर में अस्थायी हिमटोपियों की दक्षिणी सीमा एवं दक्षिण में टैगा जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा के मध्य जो है उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशियम पाया जाता है। समान वनस्पति विशेषताओं के आधार पर आर्कटिक टुंड्रा को कितने मंडलों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में से निम्न आर्कटिक टुंड्रा, मध्य आर्कटिक टुंड्रा, उच्च आर्कटिक टुंड्रा, और इसमें जो है अक्षांश के सापेक्ष पाया जाता है। आगे दिया गया है कि टुंड्रा जलवायु प्रदेश की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस ताप समताप रेखा द्वारा किया जाता है? तो उत्तरी सीमा का निर्धारण जो है वर्ष के सबसे गर्म महीने की 0 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा तथा दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो होता है वर्ष के सबसे गर्म महीने 10 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा द्वारा किया जाता है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 400 मिलीमीटर से कम होती है। अधिकांश वर्षा जो है हिम के रूप में होती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में वर्षा की संभावना कम क्यों होती है? तो अपसारी पवन परिसंचरण एवं प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण। आगे की टुंड्रा जलवायु प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पौधों के वर्धन काल के लिए कितना समय मिलता है? तो लगभग 50 दिन का समय। ब्लिट्जर्ट नामक सर्द हवा किस जलवायु प्रदेश में चलती है? तो टुंड्रा जलवायु प्रदेश में। आगे दिया है कि टुंड्रा जलवायु प्रदेश का धरातल किस रूप में रहता है? तो धरातल जो है सदा हिमीकृत होने के कारण परमाफ्रॉस्ट के रूप में होता है। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। विश्व की समस्त पादप प्रजातियों को कितनी मात्रा जो है टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? केवल 3%। टुंड्रा जलवायु प्रदेश की सर्व प्रमुख वनस्पतियां क्या हैं? तो मांस एवं काई है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश की वनस्पतियां किस प्रकार की हैं? तो क्रायोफाइट यानी कि हिम के साथ अनुकूलित होती हैं। इसके बाद है पर्वतीय जलवायु। इसमें कि पर्वतीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय जलवायु जो है विभिन्न अक्षांशों के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमालय, तिब्बत पठार, आल्प्स, राकी एवं एंडीज आदि में। पर्वतीय जलवायु में वर्षा का प्रतिरूप क्या होता है? तो लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा की मात्रा जो बढ़ती है, इसके बाद इसकी मात्रा में कमी होती जाती है। आगे की वैश्विक जलवायु का समान वर्गीकरण इसमें दिए गए हैं। जलवायु क्षेत्र दिया गया है, अक्षांश दिए गया है, जलवायु प्रकार दिए गया है, वर्षा चक्र दिए गए हैं, प्राकृतिक वनस्पति दिए हैं। जलवायु क्षेत्र में विषुवत रेखी जो क्षेत्र है, अक्षांश जो है 0 से 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। जलवायु प्रकार जो है उष्ण आर्द्र विषुवत रेखी जलवायु होता है।
वर्षा मतलब कितना होता है, 250 सेंटीमीटर औसत होता है। प्राकृतिक वनस्पत विषुवत रेखी वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अक्षांश इसका 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। जलवायु प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय सागरी। वर्षा 200 सेंटीमीटर औसत होती है। प्राकृतिक वनस्पत जो है मानसूनी वन पाए जाते हैं यहाँ पर। और यहीं पर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो दूसरी जलवायु प्रकार है सवाना या सूडान तुल्य जलवायु पाई जाती है। वर्षा यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर औसत पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति जो है सवाना यानी कि उष्णकटिबंधीय भूमि। तीसरा जो है सहारा तुल्य जलवायु यानी कि मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु। वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर औसत होती है। वनस्पत जो है यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। इसके बाद जो है क्षेत्र है उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र। इसका विस्तार है 30 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश होता है। और इसका जो विभाजन किया गया है पश्चिमी सीमांत या भूमध्य सागरीय जलवायु। यहाँ पर जो वर्षा होती है शीत ऋतु में होती है और शीत ऋतु में जो वर्षा होती है 35 से 75 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति यहाँ की भूमध्य सागरीय वन एवं झाड़ी पाई जाती है। इसका जो मतलब और प्रकार का है मध्य अक्षांशीय स्टेपी तुल्य जलवायु। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में हल्की वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति शीतोष्ण घास भूमि या टेपी होती है। इसके बाद है पूर्वी सीमांत चीन तुल्य, खाड़ी तुल्य, नटाल तुल्य जलवायु पाई जाती है। वर्षा यहाँ पर 75 से 150 सेंटीमीटर तक। वनस्पत जो है उष्ण आर्द्रवन एवं पास पाई जाती है। इसके बाद जो क्षेत्र है शीत शीतोष्ण क्षेत्र। इसका विस्तार है 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। यहाँ की जो जलवायु है पश्चिमी सीमांत ब्रिटिश तुल्य। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर और शीत ऋतु में जो है अधिक वर्षा होती है। वनस्पति पर्णपाती वन पाया जाता है। और इसका जो दूसरा भाग है मध्य महाद्वीपीय यानी कि साइबेरिया तुल्य। वर्षा 40 से 65 सेंटीमीटर। वनस्पत सदाबहार शंकुधारी वन। इसके बाद यहाँ पर पूर्वी सीमांत यानी कि लॉरेंसियन तुल्य। वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर और वर्षा जो है सामान्यतः वर्ष भर परंतु ग्रीष्म काल में अधिक होती है। वनस्पति यहाँ जो पाई जाती है मिश्रित वन पाई जाती है, शंकुधारी एवं पर्णपाती वन। इसके बाद है शीत क्षेत्र। इसका जो विस्तार है 65 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश तक। और इसका जो जलवायु है आर्कटिक या ध्रुवीय है। वर्षा जो है अत्यंत कम वर्षा होती है यानी कि लगभग 25 सेंटीमीटर तक। यहाँ जो वनस्पति है टुंडा वनस्पति पाई जाती है, मांस एवं काई। इसके बाद क्षेत्र है अल्पाइन क्षेत्र। इसका वो विस्तार है 90 डिग्री के आसपास पाया जाता है। और इसकी जलवायु जो है पर्वतीय जलवायु है। वर्षा भारी वर्षा होती है और यहाँ पर जो है वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन चारागाह शंकुधारी वृक्ष या वन पाए जाते हैं। आगे देखिए पर्वतीय जलवायु प्रदेश में स्थानीय विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। इन विविधताओं एवं मौसमी दशाओं के कारण इस प्रदेश में पर्यटन उद्योग का काफी विकास हुआ है। इसके बाद है पर्वतीय जलवायु के तापमान में किन कारणों से परिवर्तन होता है, तो पर्वत समेत तथा घाटी समेत के कारण। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने वैश्विक जलवायु को देखा है उसको एक चार्ट में दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर मानचित्र टाइप दिए गए हैं यानी कि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जो पाया जाता है यहाँ पर विषुवत रेखी जलवायु पाई जाती है। और यहाँ का जो वनस्पति पाई जाती है विषुवत रेखी वर्षा वन पाई जाती है। इसके बाद 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो पूर्वी भाग में जो पाया जाता है महाद्वीप को मानसूनी जलवायु पाया जाता है। यहाँ पर वन जो है मानसूनी वन। और बीच का जो भाग होता है सूडान या सवाना तुल्य जलवायु। यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है यानी कि यहाँ पर जो है मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इसको कहते हैं उस कटिबंधीय प्रदेश पाए जाए। और 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पूर्वी भाग में जो है चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। वन जो है उस आद्य वन। मध्य भाग में स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है और स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर भूमध्य सागरीय वन एवं झाड़ी पाई जाती है। इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इसके बाद 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पूर्वी भाग में लॉरेंसियन तुल्य जलवायु और यहाँ पर मिश्रित एवं शंकुधारी वन पाए जाते हैं। मध्य भाग में साइबेरियाई तुल्य जलवायु पाई जाती है और शंकुधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पर। पश्चिम भाग में ब्रिटिश तुल्य जलवायु और वन जो है पर्वतीय वन। इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। और 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो पाया जाता है वो मतलब वो चारों तरफ पाया जाता है। ध्रुवीय जलवायु टुंडा वनस्पति पाए जाते हैं। इसको कहते हैं शीत कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। अब आगे जो टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र एवं पारिस्थितिकी दिया गया है यानी कि इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। इसमें दिए गए पारिस्थितिक तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होता है।
इसके अंतर्गत जैविक समुदाय तथा अजैविक यानी कि भौतिक संगठकों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनके आपसी अंतरक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एजी टांसले ने किया। पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? गत्यात्मक तंत्र है। और पारिस्थितिक तंत्र के कितने भाग हैं? दो भाग होते हैं, जियोम या बायोम और दूसरा जो है निवास क्षेत्र। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस जीव विज्ञानी द्वारा किया गया? तो अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है कि परितंत्र की कार्य प्रणाली व संरचना का। इसमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर सूर्य दिया गया है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी मिलती है तो हरित पादप जो है उत्पादक होते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे दिया गया है मृदा पोषक तत्व मिलते हैं पेड़ पौधों के। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता इसको खाते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता है मांसाहारी आते हैं। तृतीय उपभोक्ता जो है शीर्ष मांसाहारी आते हैं। इसके बाद इनके जो है मृत अवशेष होते हैं। मृत अवशेष को जो है अपघटक इसका भोग करते हैं। इस तरह जो है ये खाद्य श्रृंखला दी गई है। आगे की पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं इसमें है कि पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होता है जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल युगों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे इसके 3 मूलभूत संगठक होते हैं, जैसे पहला ऊर्जा घटक, जैविक या बायोम घटक और अजैविक या भौतिक घटक, स्थल, जल एवं वायु। तीसरा इसमें जो है दिए गए है कि पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। उसके बाद एक ऊर्जा, जैविक तथा भौतिक संगठनों के मध्य जटिल पारस्परिक अंतर क्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ विभिन्न जीवधारियों में भी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश तथा उससे जो है बहिर्गमन होता रहता है। जब तक पारिस्थितिक तंत्र के एक या अधिक नियंत्रण कारकों में अव्यवस्था नहीं होती है, पारिस्थितिक तंत्र जो है अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, सौर, भूतापी, ज्वारीय, जैव ऊर्जा आदि द्वारा चालित होता है। सौर ऊर्जा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से भिन्नता होती है। यह लघु आकार से बृहत्तम आकार वाला हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र के विकास एवं संवर्धन के कई अनुक्रम होते हैं। विकास के अनुक्रम में संक्रमणकालीन अवस्थाओं की जो है सीरेख आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है संरचित तथा सुसंगठित तंत्र होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अंतःनिर्मित नियंत्रण की व्यवस्था होती है। पारिस्थितिक तंत्र की निजी उत्पादकता होती है। उत्पादकता किसी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर की द्योतक होती है। पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील इकाई होता है जिसके अंतर्गत जैविक संगठक तथा भौतिक संगठक बृहद स्तरीय भू जैव रसायन चक्र के माध्यम से घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित तथा आबद्ध होते हैं। आगे दिए गए पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। क्या कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार ये होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सामुद्रिक है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। भौतिक एवं जैविक प्रक्रम किस नियम का अनुसरण करते हैं? एकरूपतावाद के नियम का। पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से किस ऊर्जा द्वारा संचालित एवं कार्यशील होता है? तो सौरिक ऊर्जा द्वारा। डार्विन के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों का उद्भव किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन के द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक कौन है? हरे पौधे हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। पारिस्थितिकी अस्थायी मतलब पिता है। यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशी होता है। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है, जैसे सबसे ज्यादा जो है मैग्रोव की उत्पादकता है, उसके बाद घात स्थल की है, फिर झील की है, फिर महासागर की है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, उसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट नेस ने किया था। आगे दिए है पारिस्थितिकी पदछाप में माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर की। पारिस्थितिकी निश्चय यानी आला की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया है? ग्रीनेल ने। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फूरियर ने।
जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी थी? ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मार्स ने दिया था। वह कौन सा समुद्री स्तनधारी है जो घास खाने की आदत के कारण उसे समुद्री गाय भी कहा जाता है? किसको? ड्यूगोंग को। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किए गए हैं? चेन्नई में, वर्ष 2003 में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दशक कब से कब तक मनाया गया? वर्ष 2011 से 2020 तक। आगे, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सामुद्रिक। खेत किस परितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम परितंत्र का। धान का खेत किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मासानोबु फुकुओका है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को कहाँ शुरू किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में है। 10% नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। एक सीमा तक प्रकृति के अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? होम्योस्टैटिस कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में मानव द्वारा निम्न रूपों में परिवर्तित किए जाते हैं, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति या मूल निवासी प्राणी को आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट करके या उनका अन्य वनस्पतियों प्राणियों द्वारा प्रतिस्थापन करके। किसी भी क्षेत्र में पौधों एवं प्राणियों की नई प्रजाति लाकर। तीसरा जो है कि पर्यावरण के एक या अधिक कारकों में परिवर्तन करके। चौथा कि पारिस्थितिक तंत्र में विदेशी या बाह्य तत्वों को शाकनाशी तथा कीटनाशक के प्रयोग द्वारा लाकर। आगे दिए गए हैं पारिस्थितिक तंत्र दिए गए हैं और प्राथमिक उत्पादक दिए गए। इसमें जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है विभिन्न प्रकार के सवाल जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फसल स्थल पर उपस्थित फसल के पौधे, घास स्थल में विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शाकीय पौधे, वन पारिस्थितिक तंत्र में बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ एवं शाकीय पौधे। आगे के पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सागर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ होता है? तो प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन। पृथ्वी पर सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जलमंडल है। आगे के प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक नियंत्रण व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? अंतः निर्मित होता है नियंत्रण व्यवस्था। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने कहा? चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। आगे दिए पारिस्थितिकी पिरामिड, इसमें किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो उन्हें पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की समस्थित दशा जो है क्या होती है? जब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है। आगे परितंत्र में शैवाल यानी हर इकाई किस रूप में होता है? उत्पादक। परितंत्र में मानव व जंतु किस रूप में होते हैं? उपभोक्ता के रूप में होते हैं। पारिस्थितिक तंत्रों के उत्पादकता एवं उत्पादन में क्या अंतर होता है? तो किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि की दर को उत्पादकता तथा सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। आगे के परितंत्र में बाज का स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता का। परितंत्र में मानव का स्थान है सर्वाहारी के रूप में। हॉटस्पॉट शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? नॉर्मन मार्स ने, जो कि ब्रिटेन के थे। अभी हम लोग जो है पीछे इसको देखे हैं। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है? 4 हैं। कहाँ कहाँ? हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंदरलैंड है। आगे दिए गया है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जितने भी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूवन, ज़्यादातर हॉटस्पॉट जो है ना ये विषुवत रेखा के आसपास ही हैं। उसके बाद है पश्चिमी इक्वाडोर के तथा कोलंबियन काको, उष्णकटिबंधीय एंडीज है, सेंट्रल अमेरिका का निम्नभूमि वन है, पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया में है, ऊपरी गिरी वन है, अटलांटिक वन ब्राज़ील के हैं। और भारत में जो है पश्चिमी घाट भारत के हैं, पूर्वी हिमालय का भाग है। और यहाँ पर जो है सिंह राजा वन जो है श्रीलंका में है, इंडोनेशिया में है,
प्रायद्वीपीय मलेशिया में है, फिलीपींस में है, उत्तरी बोर्नियो में है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है और मेलानेशिया न्यू कैलेडोनिया में है और पूर्वी मेडागास्कर में है। तो इस तरह हम लोगों का जो है विश्व के इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। आगे देखते हैं, दिया गया है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन कोप 11 कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद, भारत में। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए? 33%। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का शुभांकर कौन सा है? जॉइंट पांडा है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1980 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वर्ष 1972 में। पग मार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। आगे दिए है, ग्रीन हाउस शब्द का सामान्य अनुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग जो ठंडे इलाकों में उष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच जो है प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच के घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इस्पात या इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजों व खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक उदाहरण है। इस तरह से हम लोग का जैव मंडल वाला जो टॉपिक था, जो चैप्टर था, वो समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे विश्व का जो आर्थिक गोल कृषि का, वो आगे हम लोग देखेंगे। तब तक इसका आप लोग रिवीजन करते रहिए।